हेलो स्टूडेंट, आज हम सामाजिक विज्ञान क्लास 10th के एक इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है संघवाद फेडरलिज्म इसको समझेंगे। हमारे देश में संघात्मक व्यवस्था के कुछ लक्षण मिलते हैं। इसका सबसे उदाहरण अमेरिका में है। हम ये समझेंगे कि संघवाद क्या है। तो ये सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत सिविक्स जो नागरिक शास्त्र चैप्टर है उसका दूसरा चैप्टर है। तो इसको समझते हैं। ये एनसीईआरटी बुक्स हैं, इनमें क्या समझाया गया पहले इनको समझते हैं, फिर इसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर को भी करेंगे। पेज नंबर 1 में इसका परिचय दिया गया है कि संघवाद की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि संविधान सर्वोच्च होता है और संविधान के द्वारा शक्तियों का विभाजन किया जाता है। संघवाद क्या है? संघवाद मीन्स होता है कि जब किसी एक देश है उसमें बहुत सारे राज्य हैं, वो एक संघ बनाकर किसी समझौते के आधार पर संगठित होते हैं और अपने अपने स्तर पर अपनी अपनी स्वायत्तता यानी स्वतंत्रता का प्रयोग करते हुए दूसरे के अधिकार क्षेत्र में दखल नहीं देते हैं। संघवाद मोटे तौर पर यही है। संघीय शासन व्यवस्था में देखिए यहाँ पर समझाया गया सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार और उसकी विभिन्न अनुषंगिक इकाइयों के बीच बढ़ जाती है और आमतौर पर 2 स्तर की सरकारें होती हैं, जैसे केंद्र सरकार और दूसरा होता है उनके कुछ इकाइयों में बटी हुई राज्य सरकारें। तो केंद्र सरकार एक है और राज्य सरकारें हमारे यहाँ जितने भी राज्य हैं सब जगह राज्य सरकारें हैं और कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में भी राज्य सरकारें हैं। तो मैक्सिमम कितनी हो सकती हैं? 36। इस तरह से आपको समझना। 29 राज्य हैं और 7 जो है केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब आगे देखते हैं संघीय व्यवस्थाओं के बारे में दिया गया है कि कहाँ कहाँ संघीय व्यवस्थाएं हैं। ये आप देख सकते हैं कनाडा, अमेरिका, ये सब जगह संघीय व्यवस्थाएं यानी राज्यों में सरकारें हैं और केंद्र में सरकार। रूस, भारत में है संघ है, ब्राज़ील में, जितने भी बड़े देश हैं वहाँ पर संघीय शासन व्यवस्था होना इनकी एक विशेषता है, क्योंकि क्षेत्रीय स्तर पे भी आकांक्षाएं उम्मीदें होती हैं, उनके पूरा करने के लिए राज्य सरकारों का होना बहुत ज़रूरी होता है। अब देखिए पेज नंबर 3 में दिया हुआ है कि हमने समझा कि ये जो आमतौर पर बड़े देशों के लिए उपयुक्त होती है, लेकिन कुछ छोटे देशों ने भी इसको अपनाया हुआ है। अब इस चैप्टर का मेन जो पॉइंट है वो यहाँ पर दिया हुआ है, संघीय शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं। ये देखिए विशेषताएं, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको आप समझ लेंगे तो चैप्टर का पूरा इम्पोर्टेंट फैक्ट यहीं पे दिए हैं। यहाँ 2 प्रकार की सरकारें या 2 स्तरों वाली सरकार होती है। कौन कौन सी? केंद्र और राज्य सरकार। अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करते हैं, एक ही नागरिक समूह पर शासन करते हैं। जैसे हम उदाहरण के तौर पर हम उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, हमारे ऊपर 2 तरह की राज्य सरकारें शासन करती हैं। एक तो इनकम टैक्स हम देते हैं या कोई रेलवे का है, इनमें का किसका शासन चलता है? केंद्र सरकार। कुछ विषय हैं जहाँ पर केंद्र सरकार हमें निर्देश दे सकती है, लेकिन कुछ विषय होते हैं जैसे शिक्षा, पुलिस, ये सब राज्य सरकारों के हैं। तो सरकारें जो एक ही नागरिक समूह यानी हम हमारे यूपी के लोगों पर 2 तरह के निर्देश आ सकते हैं। केंद्र सरकार के भी निर्देश इनका हमें पालन करना होगा और राज्य सरकार के भी निर्देश इनका हमें पालन करना होगा। दोनों तरह से हमें ध्यान देना पड़ेगा।
विभिन्न स्तरों के सरकारों के अधिकार क्षेत्र में संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित होते हैं, और संविधान द्वारा, जैसे मैंने पहले बताया, उनको स्पष्ट रूप से उनका अधिकार क्षेत्र बताया जाता है। केंद्र सरकार का अलग अधिकार होता है और राज्य सरकार का अलग होता है। कुछ ऐसे विषय भी होते हैं जिन पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं, दोनों उनको थोड़े थोड़े अधिकार होते हैं। लेकिन अगर कोई विवाद होता है तो केंद्र सरकार के कानून को, उनके आदेश को ही प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा संविधान के मौलिक प्रावधानों में किसी भी स्तर पर एक सरकार अकेले नहीं बदल सकती। जैसे संविधान में कोई चीज़ बदलाव लाना है तो उसमें राज्य सरकारों की सहमति भी जरूरी है। ये संघवाद का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। इसके बाद देखिए, अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों को व्याख्या करने का अधिकार होता है। इसकी एक विशेषता होती है, स्वतंत्र न्यायपालिका होती है, क्योंकि स्वतंत्र नहीं होगी तो केंद्र और राज्य सरकारें ही आपस में लड़ना शुरू कर देंगी। किसी भी अधिकार क्षेत्र में इनका नहीं होते हैं। तो ये स्वतंत्र न्यायपालिका भी विशेषता हो जिससे किसी भी विवाद से बचा जा सके। और वित्तीय स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर के सरकारों के राजस्व के स्रोत भी अलग अलग होते हैं, और जो इनकम के स्रोत है, राजस्व के स्रोत हैं, वो अलग अलग होते हैं। जैसे इनकम टैक्स है वो राज्य सरकार, केंद्र सरकार लेती है, हालांकि उसका कुछ हिस्सा राज्य सरकार को भी दिया जाता है। लेकिन जैसे भूमि कर है वो राज्य सरकार लेती है। तो ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन यही आते हैं, कौन सा टैक्स कौन सी सरकार वसूलती है। इसका डिटेल हम क्वेश्चन आंसर में समझेंगे। और ये मेन पॉइंट है। तो हमने क्या क्या समझा कि सब यहाँ दो प्रकार की सरकारें होती हैं और एक ही नागरिक समूह पे शासन करती हैं। इनके जो अधिकार होते हैं वो एक संविधान द्वारा मिलते हैं। स्वतंत्र न्यायपालिका होती है और अधिकार क्षेत्र का विभाजन होता है, और वित्तीय अधिकारों का भी स्पष्ट विभाजन होता है। पेज नंबर 4 में देखिए क्या है, भारत में संघीय व्यवस्था किस प्रकार की है। लगभग मिलती जुलती है, बस भारत में ध्यान रखना है कि केंद्र जो है ज़्यादा मजबूत स्थिति में होता है, और यहाँ पर 3 अनुसूचियाँ बनाई गई हैं। संघ सूची, जिसमें बहुत सारे प्रतिरक्षा, विदेश मामले, बैंकिंग, संचार जैसे मुद्दे हैं। राज्य सूची, जिसमें पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि, सिंचाई और स्वास्थ्य जैसे विषय हैं। और तीसरी है समवर्ती सूची, जिसमें शिक्षा, वन, मजदूर, विवाह जैसे कॉमन मुद्दे हैं, जहाँ जो राज्य और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। ये भारत के बारे में है। इस बुक में बहुत अच्छे से समझाया गया है। एक बार इन बुक्स को आप ई बुक को डाउनलोड करके इनको पढ़ सकते हैं। संघीय व्यवस्था कैसे काम करती है। देखिए, भारत का एक 1947 का मैप है, जब भारत और पाकिस्तान मिले हुए थे, एक में ही थे। तो इनके नाम अलग थे। राजस्थान को राजपूताना बोलते थे, ठीक है। आंध्र प्रदेश को हैदराबाद ही बोलते थे, स्टेट था वो, ये हैदराबाद थे। इस तरह से इसके बाद क्या हुआ, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन, भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हुआ है। इस बात का ध्यान रखना है। सबसे पहले 1956 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। हम देखेंगे भाषा हमारे देश में एक बड़ा मुद्दा रहती है।